हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्रेन बूस्टर स्टडी। फ्रेंड्स, यहाँ पे आज हम पढ़ने वाले हैं सीटेट के लिए अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चंस जरूर आते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिकता का सिद्धांत, मोरल डेवलपमेंट थ्योरी के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो इसके बारे में डिटेल बताएंगे और इसके जो कीवर्ड्स होते हैं उनके बारे में बताएंगे, और जो स्टेज है, जो लेवल है, उसके बारे में भी बात करेंगे। प्लस जो क्वेश्चंस इससे रिलेटेड हैं उन क्वेश्चंस के बारे में भी बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारी वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, बिल्कुल स्किप ना करिएगा। और फ्रेंड्स, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा इस वीडियो को, और सब्सक्राइब भी करिएगा, ताकि जो भी हम अच्छे अच्छे जो वीडियो ला रहे हैं फ्रेंड्स आप तक पहुँचे और आप अच्छे से स्टडी कर सकें और सीटेट पास कर सकें। क्योंकि फ्रेंड्स, किसी भी टीचिंग्स जो परीक्षा होता है उसके लिए हमें सीटेट का एग्ज़ाम देना बहुत इंपॉर्टेंट हो, चाहे वो अपना ही स्टेट हो या फिर अदर स्टेट हो। तो उसके लिए सीटेट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले इसके बारे में हम नैतिकता के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि ये थ्योरी ही है लॉरेंस कोहलबर्ग का, नैतिकता के बेस पर है। तो मॉरलिटी के बारे में जानते हैं कि मॉरलिटी क्या है। यह वह गुण है जिससे हमें सही और गलत की पहचान होती है। बच्चा अपने सामाजिक परिवेश से ही नैतिकता और अनैतिकता को जानता है। तो मॉरलिटी का मतलब ये होता है कि यह वह गुण होता है जिसमें हम सही और गलत का क्या करते हैं, पहचान कर लेते हैं अच्छे तरह से। वही हमारा नैतिकता कहलाता है, मॉरलिटी कहलाता है। और यहाँ पे जो बच्चा अपने सामाजिक परिवेश से ही नैतिकता और अनैतिकता को जानता है। तो ये क्वेश्चंस पूछा गया था कि जो लॉरेंस कोहलबर्ग के जो नैतिकता का विकास का सिद्धांत है, इसमें बच्चा नैतिकता कहाँ से सीखता है, तो सामाजिक परिवेश से ही नैतिकता सीखता है और वहीं पे अनैतिकता को भी जानता है। तो दोनों चीज़ें हो गई। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन। ये क्वेश्चंस यहाँ से हमने पेपर जब एनालिसिस की तो यहाँ से एक क्वेश्चंस बना हुआ था। कोहलबर्ग कहाँ के थे, तो अमेरिका के एक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने नैतिकता का सिद्धांत या नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। तो ये पूछा गया था कोहलबर्ग कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बताते हैं आपको कि नैतिकता के तो बारे में बात कर ली है। अब कोहलबर्ग ने दो बातें बताई हैं। वो कौन कौन सी बातें बताई हैं? एक होती है नैतिक दुविधा, जिसको हम बोलते हैं मोरल डिलेमा। तो यहाँ पे है सही और गलत के बारे में निर्णय लेने में शामिल प्रक्रिया को नैतिक दुविधा कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक आपको क्वेश्चंस लॉरेंस कोहलबर्ग ने क्या करते थे कि छोटी छोटी कहानियाँ बनाते थे। उस कहानी के माध्यम से क्वेश्चंस को तैयार करते थे, और उस कहानी के माध्यम से जो क्वेश्चंस तैयार करते थे वो बच्चों से पूछते थे। तो वहीं एक उन्होंने कहानी लिखी थी, कहानी अपनी तरफ से बनाया था उन्होंने, कि एक हिंज व्यक्ति था, उसकी वाइफ थी, यूरोप के लोग थे। तो उसके वाइफ को ऐसी बीमारी हुई थी ना, जो कि वो एक ही पास दवा था, एक ही पर्सन के पास था, एक ही केमिस्ट के पास था। वो केमिस्ट वाला ने ही उस दवा का जो है बनाया था, और उस दवा के बिना जो हिंज की वाइफ थी, वो अगर उसे दवा नहीं मिलता तो वो बेचारी मर जाती। तो अब हिंज को ये लगता था कि हमें वो दवा कैसे भी लेना है और अपने वाइफ को बचाना है। तो उन्होंने क्या किया कि उस केमिस्ट वाले के पास गए और उन्होंने कहा कि ऐसा है कि आप हमारे वाइफ को बचाने के लिए ये दवा दे दीजिए, और हम आपको कुछ पैसे दे रहे हैं, और बाद में हम आपको कुछ पैसे दे देंगे। तो वो जो केमिस्ट वाला था उसने बोला कि नहीं, हमने जो दवा बनाया है उसके 10 गुना, मतलब 10 गुने अधिक दाम में, जितना उस पर लागत लगा था उसके 10 गुना अधिक दाम में वो दवा बेचने वाला था। तो वो दे नहीं रहा था दवा को, बोला कि नहीं, हम दवा नहीं देंगे, इतना पैसे जब मुझे मिलेंगे तो मैं दवा दे दूंगा। तो हिंज ने बोला कि मेरे पास उतना पैसा है भी नहीं, और ये मैं अभी बाद में देने की बात कर रहा हूँ। तो ये केमिस्ट वाला मान भी नहीं रहा है, तो दवा देने। तो उसके दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना हम इस दवा को चोरी कर लें और हम अपनी वाइफ को बचा लें इस दवा से। तो हिंज ने वही काम किया। लेकिन हिंज के दिमाग में एक सवाल आया कि अगर हमने चोरी करेंगे तो क्या करेगा, पुलिस पकड़ लेगी हमें, और नहीं अगर चोरी करते हैं तो हमारी बीवी मर जाएगी। तो वही एग्जाम्पल है यहाँ पे नैतिक दुविधा। वो अब यहाँ पे क्या हो गया, हिंज, यहाँ पे हिंज होगा, ये क्या हो गया कि वो दुविधा में पड़ गया कि वो क्या करे, चोरी करे अगर तो पुलिस पकड़ लेगी, और नहीं करेगा तो उसकी बीवी मर जाएगी। तो उसने क्या किया, चोरी को ही ऑप्शन चुना, क्योंकि अपने वाइफ को बचाना था उसको। तो चोरी किया और करके अपने वाइफ को बचाया। तो ये हिंज का स्टोरी है। ये जो कोहलबर्ग है, इन्होंने ही ये स्टोरी को
बनाए हैं। इसी के अकॉर्डिंग इसमें क्वेश्चंस भी बनता है। फ्रेंड्स यहाँ पे एक और ऑप्शंस आपको हम दे देते हैं एग्जाम्पल। जैसे कि मान लीजिए कि शादी की बात होती है सबकी लाइफ में, तो मान लीजिए कि अगर हमको आप लोगों को शादी करनी है, तो कोई एक आदमी है वो जो कि सरकारी नौकरी वाला है, जिसके पास पैसे हैं, सरकारी जॉब है, और एक है कि उसके पास जॉब नहीं है, वो जॉबलेस है लेकिन बहुत हैंडसम है, स्मार्ट है। तो अब आपके सामने ये दुविधा होगा, क्वेश्चंस होंगे आपके दिमाग में कि क्या मैं कौन सा पर्सन चूज करूं, जिसके पास पैसा है या फिर जिसके पास पैसा नहीं है, हैंडसम है उसको, और जिसके पास पैसा है वो हैंडसम नहीं है। तो ये होती है ना कि नैतिक दुविधा, जो मोरल डिलेमा होती है। कहने का मतलब ये है कि दोनों चीज़ों में हम क्या चुने क्या नहीं चुने, क्या निर्णय लें हम, कौन सा हमारे लिए सही होगा, बेहतर होगा, कौन सा गलत होगा, ये होती है नैतिक दुविधा, मोरल डिलेमा जिसको बोलते हैं। तो फ्रेंड्स हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा फ्रेंड्स, ताकि हम आपको और अच्छे से अच्छे वीडियो लाएं, और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप अच्छे से स्टडी कर सकें। अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे, है नैतिक तर्कड़ा। मोरल रीजनिंग किसको कहते हैं? तो सही और गलत में किसी एक को चुनना। अब जैसे कि मान लीजिए हिंज ने क्या किया, चोरी को चुना। पहले में क्या था, नैतिक दुविधा में, वो दुविधा में पड़ा हुआ था कि हम चोरी करेंगे तो पुलिस पकड़ लेगी, अगर नहीं करते हैं चोरी तो मेरी बीवी मर जाएगी। अब यहाँ पे वो तो नैतिक दुविधा हो गया। अब यहाँ पे होता है नैतिक तर्कड़ा। अब नैतिक तर्कड़ा का मतलब ये होता है कि किसी दो चीज़ों में हमको एक चीज़ को चूज करना, तो वही होता है हिंज ने क्या किया, चोरी को चुना। तो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ में आया होगा कि नैतिक दुविधा और नैतिक तर्कड़ा में क्या अंतर है, और इसके बारे में भी आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि कोहलबर्ग ने नैतिकता के 3 लेवल बताए हैं और 6 स्टेज बताए हैं। तो जिसमें है पहला प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर। यहाँ पे होता है प्री कन्वेंशनल एज होता है, स्टेज होता है फ्रेंड्स, जो कि 4 से लेकर 10 वर्ष तक की अवस्थाएं होती हैं। ये भी क्वेश्चंस पूछा जाता है कि कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में कोहलबर्ग ने स्तर पे कार्य किया है कि संस्कृति पे कार्य किया है कि व्यक्ति पे कार्य किया है। तो उन्होंने स्टेज पे काम किया है, तो स्तर पे काम किया है उन्होंने। तो इसलिए यहाँ पे 3 स्तर बताए हैं और एक स्तर के 2 स्टेज बताए हैं। 3 लेवल के 2 स्टेज हैं, तो इसीलिए 3 लेवल में 6 स्टेज बताए हैं। तो यहाँ पे पहला है, यहाँ पे प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर के बारे में जानते हैं कि इस अवस्था में नैतिकता क्या होती है, शून्य होती है, यानी बच्चों को सही गलत में कोई फर्क नहीं होता है। इस अवस्था में नैतिक तर्कड़ा दूसरे लोगों के मानकों के अनुसार होता है। ये 4 से लेकर 10 वर्ष के बीच की जो अवस्था होती है वो इसमें आती है, प्री कन्वेंशनल स्टेज में। तो ये भी क्वेश्चंस बनता है कि कोहलबर्ग के नैतिक विकास के जो सिद्धांत हैं उसमें कौन सी लेवल पे नैतिकता शून्य होती है। तो ये जो पहला स्टेज है प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, प्री कन्वेंशनल स्टेज, इसमें क्या होता है कि नैतिकता बच्चों में शून्य होता है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम इसके 2 उपभाग जो होते हैं इनके बारे में बात करते हैं। इसके 2 भागों में बांटा गया है प्री कन्वेंशनल स्टेज को। तो इसमें है पहला है यहाँ पे कि दंड एवं आज्ञा पालन उन्मुखता, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस। तो यहाँ पे है कि इसमें बच्चे की नैतिकता सजा और आज्ञा पालन पर आधारित होती है ना। जैसे कि अगर नियम नहीं मानोगे तो क्या मिलेगा, दंड मिलेगा। अगर मान लीजिए कि बच्चे को हम बोलते हैं कि अगर ये होमवर्क करो या फिर ये कोई काम करो, अगर नहीं करोगे तो मैं उसको पिटाई करूँगी। तो ये होती है कि बच्चे को आज्ञा पालन, अगर आज्ञा का पालन नहीं करता है तो उसको हम दंड देते हैं, उसे हम पनिशमेंट देते हैं, उसे डांटते हैं या बोलते हैं। तो वही चीज़ें बात की जा रही है, ये पहले ही प्री कन्वेंशनल स्टेज में आता है। अब आते हैं हम दूसरा, इसी में है फ्रेंड्स इसका साधनात्मक सापेक्षता तथा उन्मुखता। तो इसमें फ्रेंड्स इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट इंडिविजुअलिज्म है ये। इस अवस्था को क्या हम कहते हैं, जैसी को तैसा भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जैसे व्यवहार उसके साथ कोई करेगा वैसा ही वह खुद भी करेगा। कहने का मतलब इसमें अनुकरण की तरह वो करता है। जैसे कि आपके साथ आप जैसे करेंगे, मान लीजिए कि क्लास में अगर बच्चा गया पढ़ने के लिए, नर्सरी का बच्चा है, वो LKG UKG के बच्चे होते हैं इस स्टेज में, तो मान लीजिए वो गया, किसी अदर बच्चे का वो पेंसिल ले लिया और या
एक थप्पड़ मार दिया तो ये भी बच्चा क्या करेगा, उसका पेंसिल ले लेगा, उसे एक थप्पड़ लगाएगा भी, और नहीं कुछ न तो उसके साथ मतलब उसका बदला देगा, ज़रूर देगा। तो ये होता है जैसे को तैसा, मतलब जैसा उसके साथ व्यवहार किया जाएगा वो भी आपके साथ वैसा ही व्यवहार करेगा। तो ये होता है साधनात्मक सापेक्षता तथा उन्मुखता। ये स्टेज आती है प्री कन्वेंशनल स्टेज में। अब आते हैं यहाँ पे हम दूसरा स्टेज है। पहले स्टेज के हम 2 उप स्टेज पढ़े हैं। अब यहाँ पे दूसरा लेवल है यहाँ पे कि रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, कन्वेंशनल स्टेज जिसको हम बोलते हैं। ये 10 से लेके 13 वर्ष तक की जो एज होती है वो था फ्रेंड्स। जो प्री कन्वेंशनल स्टेज था वो था 4 से लेके 10 वर्ष तक। ये जो कन्वेंशनल स्टेज है ये 10 से लेके 13 वर्ष तक की अवस्था में होती है। इस अवस्था में बच्चा दूसरे लोगों के मानकों को अपने अंदर समावेशी कर लेता है तथा उसी के अनुसार सही गलत का निर्णय लेता है। जैसे कहने का मतलब कि ये अवस्था ये बच्चे का ऐसा होता है ना कि बच्चा क्या करता है कि दूसरे लोगों के मानकों के अपने अंदर समावेशित कर लाता है दूसरों को दे करके, और उसी के अनुसार वो क्या करता है, सही गलत का निर्णय करता है। तो इसमें है कि इस अवस्था में 2 भागों में इसको भी बांटा गया है। तो अब जैसे यहाँ पे देखिए हम आपको बता रहे हैं, अच्छा लड़का अच्छा लड़की बनने का उन्मुखता, गुड बॉयज़ एंड गुड गर्ल्स। यहाँ पे है गंदे लोग चोरी करते हैं। यहाँ पे उस बच्चे के दिमाग में ये आता है कि नहीं, हम चोरी नहीं करेंगे, जो गंदे लोग होते हैं ना वो चोरी करते हैं। वो बच्चा क्या करता है, अपने आप को अच्छा बनने का प्रयास करता है। वो लड़की क्या करती है, छोटी बच्ची या बच्चा अच्छा बनने का प्रयास करता है, और दूसरे लोग आपको निष्कासित कर देंगे। और उसके दिमाग में ये होता है कि अगर हमने अच्छा नहीं बना, अगर हमने गलत काम किया तो दूसरे लोग हमको क्या कर दें, निष्कासित कर देंगे, मतलब रिजेक्ट कर देंगे हमको। उसके अंदर ये होता है। तो ये अवस्था ऐसी होती है ना, इसमें बच्चा अच्छा लड़का और अच्छा लड़की बनने की उन्मुखता रखता है। अब आते हैं हम दूसरा, यहाँ पे है कानून एवं व्यवस्था उन्मुखता, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। तो यहाँ पे इसमें बच्चा कानून तथा सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने का भावना विकसित करता है। जो इसमें कन्वेंशनल स्टेज में जो ये बी वाला है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चंस बना हुआ है फ्रेंड। तो हमने क्योंकि जो पी वाई क्वेश्चंस जो हैं उसमें हमने एनालिसिस किए, तो इसमें से क्वेश्चंस बने हुए थे कि वो कौन सी स्टेज है जिसमें कि कानून व्यवस्था उन्मुखता में बच्चा जो है सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अपनी भावनाओं को डेवलप करता है। तो ये हुआ कन्वेंशनल स्टेज में ये आता है फ्रेंड्स। तो इसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए इसकी बात ये हो रही है कि इसमें बच्चा कानून तथा सामाजिक व्यवस्था को तो बनाए रखेगा, लेकिन उसके सामने क्यों बनाए रखेगा, क्योंकि उसके सामने कोई हादसा हुई है। जो समाज में जो व्यवस्था है, जो कानून है, जो रूल है, उसको वो पालन करेगा। क्योंकि करेगा क्यों, उसके पास एक्सीडेंट हो गया, उसके पापा का क्या हो गया, उसके पापा के यहाँ पे पापा का क्या हुआ, एक्सीडेंट हो गया था। तो रेड लाइट पार करते हुए इसीलिए वह ऐसा नहीं करेगा। तो यहाँ पे ये कही गई है बात कि कानून एवं व्यवस्था उन्मुखता में बच्चा जो है कानून तथा सामाजिक व्यवस्था को मानेगा, वो समझेगा, कानून का पालन करेगा, नियम को तोड़ेगा नहीं। क्योंकि उसके सामने एक्सीडेंट हुआ था, क्यों उसके पापा को एक्सीडेंट हो गया था रेड लाइट पार करते हुए, इसीलिए वो ऐसा नहीं करेगा। अब आते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा। और वीडियो तो बिल्कुल स्किप ना करिएगा, क्योंकि ये समझ में नहीं आएगा जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे। तीसरा यहाँ पे जो स्टेज होता है वो है उत्तर परंपरागत स्तर, पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज जिसको बोलते हैं। इसमें आता है एक जो पहला चरण होता है ये सामाजिक अनुबंधन उन्मुखता, जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन है। मुझे इसमें क्या होता है कि मुझे समाज के नियम मानने हैं। बच्चा इसमें क्या कह रहा है कि मुझे समाज के नियम मानने हैं, लेकिन नियम और कानूनों में क्या होना चाहिए, लचीलापन होना चाहिए। क्योंकि ये नियम समाज के लिए हैं, लेकिन ये नियमों से नुकसान है तो ये नियम तोड़ देने चाहिए। कहने का मतलब कि मुझे समाज के नियम तो मानने चाहिए, लेकिन समाज में जो नियम है, जो रूल है, वो क्या होना चाहिए, लचीलापन होना चाहिए। क्योंकि कभी कभी ऐसा कंडीशन आ जाता है हमारे सामने कि उसको हमको नियम को क्या करना पड़ता है, तोड़ना पड़ता है, हमको नियम को तोड़ के आगे बढ़ना पड़ता है। तो इसलिए हमें जो रूल है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, लचीलापन उसमें होना चाहिए उस नियम में, ताकि हम उस नियम को तोड़ के आगे बढ़ सकें। ये होता है सामाजिक अनुबंधन उन्मुखता, जो कि पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज में आता है।
नेक्स्ट यहाँ पे है सार्वभौमिक नीतिपरक उन्मुखता, यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन इसको हम बोलते हैं। तो इसमें होता है स्वयं नियम बनाना। इसमें बालक बड़ा हो गया, समझदार हो गया है, अब तो वो क्या होता है कि वो मैच्योर हो गया है, तो वो स्वयं नियम बनाना। इसके लिए क्या होता है कि वो मैं भूखा रहूं दूसरा खा ले, कहने का मतलब कि वो ये बच्चा सोचता है कि चलो मैं भूखे रह लूँगा लेकिन किसी दूसरे को भूखे नहीं रहने दूंगा, मैं अपना खाना किसी दूसरे को खिला दूंगा, किसी भूखे को, लेकिन किसी दूसरे को भूखे मैं नहीं रहने दूंगा। तो यहाँ बच्चा खुद को निर्णय लेगा और सही गलत कहने पर वो क्या करेगा, नज़र आ रहा होगा उसको जो सही गलत उसके सामने, अगर जो कुछ भी कोई गलत कहेगा वो, जो सही कहेगा वो, दोनों चीज़ें उसको अच्छे से नज़र आ रही होगी कि बच्चा इसमें ये बंदा जो अगला पर्सन है हमारे सामने वो गलत कह रहा है या चीज़ें सही कह रहा है। तो इसलिए ये सार्वभौमिक नीतिपरक उन्मुखता कहते हैं। इसमें इंग्लिश में नाम इसका याद रखना बहुत ज़रूरी हो, क्योंकि जो हिंदी की जो वर्ड्स होती है ना, सीटेट बहुत कंफ्यूज करता है, लेकिन इंग्लिश एज इट इज़ एग्जाम में आता है। तो इसके लिए हम फ्रेंड्स इंग्लिश में भी यहाँ पे नोट किए हुए हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम्स ना हो। एक नज़र इंग्लिश पे तो ज़रूर दीजिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। तो यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन इसको बोलते हैं, और इसमें यही होता है कि बच्चे परिपक्व हो जाता है, मैच्योर हो जाता है वो, और सार्वभौमिक नज़र से पूरा देखता है, वो स्वयं नियम बनाता है, और यहाँ पे बच्चा सही गलत में अच्छे से फ़र्क भी करने लगता है और वो सोचने समझने लगता है। तो हमारा फ्रेंड्स ये जो मोरल डेवलपमेंट था, ये कोहल वर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत ये समाप्त हुआ, और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि हम यहाँ पे कर लेते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके फ्रेंड्स आप ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए ये भी मेंशन करिएगा। तो चलिए हम यहाँ पे क्वेश्चंस देख लेते हैं कि कोहल वर्ग के सिद्धांत में नैतिकता किस पर निर्भर करती है, परिस्थिति पर, चरणों पर, व्यक्ति पर, संस्कृति पर। तो यहाँ पे हम आपको बताएं हैं कि कोहल वर्ग के जो नैतिक विकास हैं ये चरणों पर निर्भर करती है, क्योंकि यहाँ पे जो 3 लेवल बताया गया है और यहाँ पे 6 स्टेज बताया गया था, तो इसलिए यहाँ पे क्या है कि चरणों पे निर्भर करती है। परिस्थिति पर निर्भर किसका सिद्धांत करता है, तो आप लोगों ने पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े होंगे तो बताइएगा फ्रेंड्स, इस पर हम वीडियो बना देंगे, एक ला देंगे वीडियो, कि जीन पियाजे ने सिर्फ कॉग्निटिव डेवलपमेंट ही नहीं, उन्होंने परिस्थिति पर एक नैतिक विकास का सिद्धांत भी दिया था, और उसने परिस्थिति के अकॉर्डिंग जो है उसने स्टेज को जो है डिवाइड किया था। जैसे कि समझ लीजिए हम यहाँ पे थोड़ा सा हिंट्स आपको बता दे रहे हैं ताकि एग्जाम में आएगा तो उससे क्वेश्चंस छूट ना पाए आपसे। जीन पियाजे ने ये बताया कि मान लीजिए कि अगर जो परिस्थिति होती है, जो कंडीशन होती है, जो सिचुएशन होती है, उस पे उन्होंने बताया है कि अगर आज कोई बच्चा 5 रुपया पाया है, अगर रास्ते में गिरा हुआ है, तो वो 10-15 जगह जाएगा, 10-15 लोगों से पूछेगा कि किसका पैसा है, जिसका है वो ले ले। तो वो परिस्थिति के अकॉर्डिंग वहाँ पे अगर वही उसी बच्चे को, कि वो जानता है कि हमको 5 रुपये से कुछ होने वाला नहीं है, 5 रुपये कुछ ज़्यादा मनी नहीं है, लेकिन नहीं उसको अगर लाखों रुपए का थैला मिल जाए उसी रास्ते में अगर, तो वो किसी से नहीं बताएगा, वो चुपचाप से घर पे ले जाएगा और रख लेगा। तो कहने का मतलब वो परिस्थिति है, वो एक परिस्थिति थी कि वो पैसे कम थे तो वो दूसरे लोगों को बताया कि ये ले लो, हमने 5 रुपये पाया है, जिसका है वो ले ले। लेकिन वही अगर लाख रुपए पा गया तो वो नहीं देगा। तो ये होता है परिस्थिति में। ये नैतिक विकास का जो सिद्धांत दिया था, इस पे परिस्थिति पर जीन पियाजे ने दिए थे, और ये चरणों पर दिए हैं कोहल वर्ग। तो फ्रेंड्स आई होप आपको क्वेश्चंस पसंद आ रहे होंगे। चलिए एक और क्वेश्चन यहाँ देखते हैं कि मुझे होमवर्क करना पसंद नहीं है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो बच्चा है वो कह रहा है कि हमें, छोटी बच्ची है वो कह रही है कि हमें होमवर्क करना बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन मम्मी से कैंडी पाने के लिए होमवर्क कर रही हूँ। तो छोटी बच्ची का यह कथन किस चरण में आएगा, तो अच्छा लड़का अच्छी लड़की चरण में, दंड एवं आज्ञा पालन में, सार्वभौमिक सिद्धांत में, यांत्रिक सापेक्ष नैतिकता में। तो यहाँ पे वो हो रहा है ना कि बच्चे को पसंद बिल्कुल नहीं है और होमवर्क करना नहीं चाहता है, लेकिन वो मम्मी के डर से नहीं, मम्मी के डांट से नहीं, उसके आज्ञा से नहीं, वो एक कैंडी पाने के लिए वो होमवर्क कर रही हूँ। ताकि छोटी बच्ची की यह कथन किस चरण में है, तो ये आंतरिक सापेक्ष नैतिकता में आएगा। फ्रेंड्स आप लोग इस क्वेश्चन को लेके कंफ्यूज ज़रूर होंगे। आपने जो है बी वाले पे जाएंगे या नहीं तो ए वाले पे जाएंगे, लेकिन दोनों ये ऑप्शंस गलत है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी
करेक्ट आंसर होगा। और ये क्वेश्चंस फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चंस 4 बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चंस, और आगे आने की ज़्यादा ही संभावना होती है, क्योंकि सीटेट रिपीटेड क्वेश्चंस पूछता है, हम आपको बार बार हर वीडियो में बताते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होता है कि आंतरिक सापेक्षता का नैतिक सिद्धांत। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे कैरोल गिलिगन एक मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की है। क्यों की है? इन जो कोहलबर्ग का जो मोरल थ्योरी है, इसमें क्या कमी है? नारी प्रधानता है, पुरुष प्रधानता है, या नारी निरपेक्ष है, या बी और सी दोनों है? तो देखिए यहाँ पे नारी प्रधानता यहाँ पे बात की जा रही है और पुरुष प्रधानता की जा रही है। तो यहाँ पे जो कैरोलिन गिलगन ने जो इनके सिद्धांत की जो आलोचना की है वो इसलिए किया है क्योंकि ये नारी प्रधान नहीं है, पुरुष प्रधान है। इनकी थ्योरी क्या है? पुरुष प्रधान पे डिपेंड है यहाँ पे, और इन्होंने इसी की ज़्यादा पुरुष प्रधानता की ही ज़्यादा महत्व दिया है। लेकिन यहाँ पे जो है जो आलोचना की है उन्होंने, वो नारी प्रधानता और नारी निरपेक्ष इस पे जो है इन्होंने बताया है। तो इसलिए हमारा बी और सी ऑप्शन दोनों ही हमारा सही होगा, पुरुष प्रधान और नारी निरपेक्ष। क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे जब पुरुष प्रधान है, तो यहाँ पे जब पुरुष प्रधान है तो नारी के यहाँ पे अपमान हो रही है। यहाँ पे नारी निरपेक्षता का मतलब क्या होता है? जैसे कि हम धर्म निरपेक्षता जैसे समझते हैं कि धर्म निरपेक्षता का मतलब ये होता है कि हम किसी धर्म को न माने, वैसे ही नारी निरपेक्ष मतलब कि हम नारी को न माने, सम्मान न दें, उसे जाने ना, ये चीज़ होती है यहाँ पे। तो बी और सी हमारा दोनों ऑप्शन करेक्ट होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि कोहलबर्ग के किस स्तर पर नैतिकता की अनुपस्थिति पाई जाती है? स्तर 1 पर, स्तर 2 पे, स्तर 3 और स्तर 4 पे। तो यहाँ पे जो कोहलबर्ग के जो नैतिक सिद्धांत है उसमें जो नैतिकता बिल्कुल शून्य पाई जाती है, स्तर ए पर पाई जाती है, जो होता है कि प्री कन्वेंशनल स्टेज में होता है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। और देखिए इस स्टेज के बारे में भी एक सीक्वेंस में पूछता है, तो पहले हो जाएगा प्री कन्वेंशनल, फिर कन्वेंशनल होगा, फिर पोस्ट कन्वेंशनल होगा। तो फ्रेंड्स हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। कमेंट बॉक्स में बताइए मेरा वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।